नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। हम लोग देख रहे थे पीजीटी हिंदी की। अगर आप झारखंड से हैं या झारखंड के अलावा अन्य किसी भी राज्य से हैं और अगर आप झारखंड पीजीटी के लिए अप्लाई किए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे पहले भाग एक में जो हिंदी भाषा का इतिहास था उससे जितने भी टॉपिक हैं सभी को हम लोग एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से देख लिए हैं। अब हम लोग भाग दो का जो है हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत टॉपिक वन और टॉपिक टू यानी पाठ दो में जो है हिंदी साहित्य के प्रमुख कालों जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, इससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं सभी को हम लोग बारी बारी से देख रहे थे। जिसमें से हिंदी साहित्य के प्रमुख कालों में आदिकाल और भक्तिकाल को इससे पहले की वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रीतिकाल और आधुनिक काल की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। फिर इसके बाद पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री इस तरह करके वीडियो हम लोग अपलोड करते जाएंगे। और पार्ट फोर में हम लोग का होगा MCQ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इससे संबंधित जितने भी होगा उससे हम लोग देखेंगे। चलिए देर न करते हुए हिंदी साहित्य के प्रमुख कालों का आदिकाल और भक्तिकाल तो देख चुके थे। अब हम लोग शुरुआत करते हैं रीतिकाल और आधुनिक काल की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियाँ को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी में रीति काव्य का प्रयोग साधारणतः लक्षण पंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। और जिन वैज्ञानिक पद्धति पर जिस विधान के अनुसार यह विवेचन होना है उसे रीति शास्त्र कहते हैं। ये तो हुई बात रीति ग्रंथ और रीति शास्त्र की। आगे जानते हैं रीतिकाल के कवि वे व्यक्ति थे जिनको प्रायः साहित्यिक अभिरुचि पैतृक परंपरा के रूप में प्राप्त थी। काव्य का परिशीलन और सृजन इनका सगल नहीं था, अस्थायी कर्तव्य कर्म था। ये लोग यद्यपि निम्न वर्ग के होते थे परंतु अपनी काव्य कला के द्वारा ऐसे राजाओं अथवा ईसाई रईसों का आश्रय खोज लेते थे जिनकी सहायता से इनकी काव्य साधना निर्विघ्न चलती रहे। अतएव इनका संपूर्ण गौरव इनकी काव्य कला पर ही निर्भर रहता था। इसी कारण कविता इनके लिए मूलतः एक ललित कला थी जिसके बल पर ये अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए गोष्ठी के श्रृंगार बने पाते थे। हिंदी साहित्य के प्राचीन इतिहास में यही युग ऐसा था जब कला को शुद्ध कला के रूप में ग्रहण किया गया था। रीतिकाव्य में दो प्रवृत्तियां अभिन्न रूप से गूंथी हुई मिलती है। पहला रीति निरूपण अथवा आचार्यत्व और दूसरा श्रृंगारिकता। रीति निरूपण यानी आचार्यत्व। रीति निरूपण की दृष्टि से विचार करने पर इन कवियों में कतिपय स्वतंत्र अंत प्रवृत्तियां सहज ही लक्षित हो जाती है। एक वर्ग तो ऐसे कवियों का है जिन्होंने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया है और दूसरा उन कवियों का है जिन्होंने रीतिशास्त्र के पंडित होने पर भी लक्षण उदाहरण के हेरफेर में न पढ़कर केवल लक्ष्य ग्रंथों की रचना की है। ये कवि जिन उद्देश्यों को सामने रखकर चले थे उनमें सर्वप्रमुख था सरल काव्यों की रचना करना और दूसरा था शौकीन मिजाज राजा, रईसों और ऋषिक नागरिकों को काव्यांगों का साधारण ज्ञान करा देना। इनके अतिरिक्त किसी किसी को उद्देश्य पांडित्य प्रदर्शन भी था। हिंदी के रीति ग्रंथों में प्राय तीन प्रकार की निरूपण शैली काम में लाई गई है। ये है काव्य प्रकाश की निरूपण शैली जिसमें काव्य के सभी अंगों पर थोड़ा बहुत प्रकाश डाला गया है। दूसरा है श्रृंगार तिलक, रसमंजरी आदि श्रृंगार रसमयी नायिका भेद वाली शैली जिसमें केवल श्रृंगार के विभिन्न अंगों विशेषकर नायिका के भेद का ही निरूपण किया गया है। तीसरा है चंद्रालोक की संक्षिप्त अलंकार निरूपण शैली जिसमें अलंकारों के भी संक्षिप्त लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। प्रथम श्रेणी में चिंतामणि रचित कविकुल कल्पतरु कुलपति का रस रहस्य, श्रीपति का काव्य सरोज, भिखारीदास का काव्य निर्णय तथा अमीरदास का श्री कृष्ण साहित्य सिंधु आदि ग्रंथ रखे जा सकते हैं। द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत उन ग्रंथों की गणना की जा सकती है जिनका मुख्य वर्ण विशेष विषय श्रृंगार ही है।
इस प्रकार के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं केशव की रसिक प्रिया, मोतीराम का रसराज, सुखदेव मिश्र के रस रत्नाकर और रसार्णव, देव के भाव विलास, रस विलास, भवानी विलास, सुजान विनोद आदि, कविंद्र का रस चंद्रोदय, दास का रस निर्णय, तोष का सुधार निधि, वेन प्रवीण का नवरस तरंग और पद्माकर का जमाद्वनोद इत्यादि। बहुत से कवियों ने बिना किसी प्रकार के संकोच अथवा दंभ के नायिका भेद से ही अपने ग्रंथों का आरंभ कर दिया है, और उसका कारण यह है कि सब रसों में मुख्य है श्रृंगार रस और श्रृंगार आलंबित नायक और नायिका पर, अतएव सबसे पूर्व उसी का वर्णन किया जाता है। जैसे होत नायक नायकहि आलंबित श्रृंगार, ताते बरनी नायिका नायक मति अनुसार। इसके अलावा सूरस नायिका नायकहि आलंबित है सोई, ताते प्रथम ही नायिका नायक कहत बनाई। जुगति जथामति आपनी सुखबीन को सिर नाई, वास्तव में रीतिकाल का सच्चा प्रतिनिधित्व ये ही कवि करते हैं। इनकी पद्धति तर्क सिद्ध न होकर सर्वथा रंग सिद्ध है। रीतिकाल की रीति और श्रृंगारिकता, इन दोनों मूल प्रवृत्तियों का जितना सुंदर समन्वय इनके काव्य में मिलता है, उतना अन्यत्र असंभव है, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य आचार्यत्व प्रदर्शन न होकर केवल कला साधना ही था, जिसमें रसात्मक और कलात्मक दोनों का संयोग आप से आप हो जाता था। तीसरी शैली चंद्रालोक और कुवलयानंद के अनुकरण पर अलंकार निरूपण की संक्षिप्त शैली है, जिस संक्षिप्त पद्धति के अनुसरण पर हिंदी में अनेक उपयोगी अलंकार ग्रंथों का निर्माण हुआ, जिनमें सुरति मिश्र कृत अलंकार माला, रसिक सुमति का अलंकार चंद्रोदय, भूपति का कंठाभूषण, शंभुनाथ मिश्र का अलंकार दीपक, ऋषिनाथ रचित अलंकार मणिमंजरी, बेरिसाल का भाषा वर्णनाथ, हरिनाथ तथा महाराज राम सिंह के रचे हुए अलंकार दर्पण, पद्माकर का पद्माभरण आदि उल्लेखनीय है। इसके अलावा श्रृंगारिकता की बात करें तो रीति काव्य की दूसरी प्रधान प्रवृत्ति है श्रृंगारिकता। इसे तो वास्तव में रीति काव्य के स्नायुओं में बहने वाली रक्त धारा कहना चाहिए, क्योंकि इस बृहद युग में की कविता का नवद संस से भी अधिक श्रृंगारिकता प्रधान है। श्रृंगार की इस अतिशयकता को तात्कालिक सामाजिक परिस्थिति और परंपरागत साहित्यिक प्रभावों के प्रकाश में अत्यंत सरल से समझा भी जा सकता था। भारतीय इतिहास में यह घोर अंधपतन का युग था। मुसलमानों का जीवन तो ऐहिक शक्ति और सुख के अत्याचार के कारण जर्जर हो गया था, और हिंदू जीवन पराभव से जीर्ण था। भक्ति युग में हिंदुओं को केवल राजनीतिक पराभव ही सहना पड़ा था, आर्थिक स्थिति अधिक चिंताजनक नहीं थी। इसके अतिरिक्त उस समय के लोकनायक महात्माओं ने आध्यात्मिक विश्वासों का ऐसा मांगलिक प्रकाश विकीर्ण कर दिया था कि हिंदुओं ने सब कुछ खोकर भी जीवन का उत्साह नहीं खोया था। परंतु ऋतुकाल तक आते आते आर्थिक स्थिति भी सर्वथा भ्रष्ट हो गई थी, और वह आध्यात्मिक प्रकाश भी विलुप्त हो चुका था। अब जीवन को न तो स्वस्थ बाह्य अभिव्यक्ति का ही अवसर था, और न सूक्ष्म आंतरिक यानी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति का ही। उसकी समस्त प्रवृत्तियां घर की चार दीवारियों में ही सीमित रह गई। घर में ही जो कुछ कृत्रिम अथवा अकृत्रिम उपकरण संभव थे, उनको जुटाकर लोग जीवन का निर्वाह कर रहे थे। निदान विलास की सरिता दोनों कुलों को तोड़कर बह रही थी। विलास का केंद्र बिंदु थी नारी, जिसके चारों ओर अनेक कृत्रिम उपकरण एकत्र थे। संस्कृत और प्राकृत काव्य की जो परंपरा रीति काव्य यानी उत्तराधिकार में मिली, वह भी एकांत श्रृंगारिक ही था। ऐसे सामाजिक वातावरण और साहित्यिक प्रभावों में पल्लवित और पुष्पित होने वाली रीति कविता यदि अतिशय श्रृंगारिकता से अभिभूत है, तो इसमें आश्चर्य ही क्या। श्रृंगारिकता का अगर स्वरूप का बात करें तो नैतिक आदर्शों की अनुमति होने के कारण रीतिकाल में काम वृत्ति को अभिव्यक्ति के लिए पूर्ण स्वच्छंदता थी। अतएव रीति काव्य की श्रृंगारिकता में आप
प्राकृतिक गोपन अथवा दमन से उत्पन्न ग्रंथियाँ नहीं है। उसमें स्वीकृत रूप से शरीर सुख की साधना है, जिसमें न आध्यात्मिकता का आरोप अथवा प्रेम को अतीन्द्रिय रूप देने का उचित अनुचित प्रयत्न है। जीवन की प्रवृत्तियाँ उच्चतर सामाजिक अभिव्यक्ति से चाहे वंचित रही हों, परंतु श्रृंगारिक कुंठाओं से भी वे मुक्त थी। इसी कारण इस युग की श्रृंगारिकता में घुमकड़न अथवा मानसिक छलना नहीं है। वास्तव में इन कवियों से अधिक रूप पर रिझने की आदत और किसमें हो सकती थी। एक और बिहारी जैसे सूक्ष्मदर्शी कवि की निगाह सौंदर्य के बारीक से बारीक संकेत को पकड़ सकती थी, तो दूसरी ओर मित्राम, देव, घनानंद, पद्माकर जैसे रस सिद्ध कवियों की तो पूर्ण चेतना ही जैसे रूप के ऐदरिक आनंद का पान करके उत्सव मनाने लगती थी। नमनोत्सव का ऐसा रंग विद्यापति को छोड़कर प्राचीन साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ ही है। मतिराम का मानना था, होत रहे मन यों मतिराम, कहूँ बन जाए बड़ो तप की जय, हवे बनमाल हिये लागिए, अरु हुए मुरली अधरस रस पीजे। देव का मानना था, द्वार में धाय धसी निर्धार हवै, जाय फांसी उकसी न उधेरी, री अंगराय गिरी गहरी, गही फेरी फेरी न धीरी नहीं धैरी। देव कछु अपनी बस न, रस लालच लाल चितय भई चेरी, बेगी ही बूढ़ गई पंखिया, आँखिया मधु की मक्खिया भई मेरी। फिर पद्माकर का मानना था, पैर जहाँ ही जहाँ वह बाल, तहाँ तहाँ ताल में होत ब्री बैनी। श्रृंगार का गृहस्थिक रूप के बारे में अगर बोले तो इसमें कहा गया, इस श्रृंगारिकता के विषय में दूसरी बात यह ज्ञातव्य है कि इसका स्वरूप प्राय सर्वत्र ही गृहस्थिक है। इसका कारण यह है कि रीतिकाव्य भारतीय श्रृंगार परंपरा का ही स्वाभाविक विकास है। उस पर बाह्य प्रभाव बहुत कुछ पड़ा जरूर, लेकिन उसके मूल तत्व सर्वथा भारतीय ही रहे। नारी के प्रति दृष्टिकोण। रीतिकाल में नारी के प्रति दृष्टिकोण क्या थे, हम कह चुके हैं कि रीति कविता शुद्ध सामंतीय वातावरण की सृष्टि है। स्वभावतः रीतिकालीन कवियों का नारी के प्रति दृष्टिकोण भी सर्वथा सामंतीय है, जिसके अनुसार वह समाज की एक चेतन इकाई न होकर बहुत कुछ जीवन का एक उपकरण मात्र है। क्षुधा कामवश गत युग ने पशु बल से कर जन शासित, जीवन के उपकरण सदृश नारी भी कर ली अधिकृत। यह श्रृंगार एक चेतन का दूसरे चेतन व्यक्ति के प्रति सक्रिय आकर्षण वास्तव में कम है। व्यक्ति का एक सुंदर उपभोग वस्तु के प्रति निष्क्रिय आकर्षण अधिक है। नारी के व्यक्तित्व, उसके प्रेम विरह, सुख दुख, हाव भाव, लीला विलास का एक ही उद्देश्य है, उसके आकर्षण को समृद्ध करके हुए उसको अधिक से अधिक उपभोग बना देना। इसलिए तो उसमें व्यक्ति के प्रति एक निष्ठता नहीं है। नारी का भेद का विस्तार, नारी के जो भोग्य रूपों का विस्तार ही तो है। रीतिकाल के पुरुष को नारी विशेष की व्यक्तिक सत्ता से प्रेम नहीं था, उसके नारीत्व से ही प्रेम था। देव ने निसंकोच रूप से स्वीकृत किया है कि काम अंधकारी जगत, लखै न रूप कुरूप, हाथ लिए डोलत फिरे कामिनी छरी अनूप। रीति काव्य की श्रृंगारिकता का स्वरूप विश्लेषण करने पर ये निष्कर्ष निकलते हैं, उसका मूलाधार रसिकता है, प्रेम नहीं। यह रसिकता शुद्ध ऐन्द्रिक अतएव उपभोग प्रधान है। उसमें पार्थिव एवं केंद्रीय सौंदर्य के आकर्षण की स्पष्टता स्वीकृत है, किसी प्रकार के अपार्थिव अथवा अतीन्द्रिय सौंदर्य के रहस्य संकेत नहीं। दूसरा है, इसलिए वासना को उसमें अपने प्राकृतिक रूप में ग्रहण करते हुए उसी की तुष्टि को निश्चल रीति से प्रेम रूप में स्वीकार किया गया है। उसको न आध्यात्मिक रूप देने का प्रयत्न किया गया है, न उदात्त और न ही परिष्कृत करने का। यह श्रृंगार उपभोग प्रधान एवं गृहस्थिक है, जो एक और बाजारी इश्क या दरबारी वेश्या विलास से भिन्न और दूसरी ओर रोमानी प्रेम की साहसिकता
अथवा आदर्शवादी बलिदान भावना भी प्राय उसमें नहीं मिलती, इसलिए इसमें तरलता और छटा अधिक है, आत्मा का प्रकाश एवं तीव्रता कम। जीवन दर्शन की बात करें तो रीतिकाल में यानी रीति युग का जीवन दर्शन स्वस्थ नहीं था। जिस युग में राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया हो, उस युग का दृष्टिकोण स्वस्थ कैसे हो सकता है। वांछित अभिव्यक्ति के अभाव में जीवन की प्रवृत्तियों का यह संतुलन नष्ट हो गया था, जो जीवन दर्शन को स्वास्थ्य और परिपुष्ट बनाता है। जीवन का स्वास्थ्य संघर्ष जो मानव शक्तियों को विकसित और पुष्ट करता है, समाप्त ही हो चुका था। एक बंधा हुआ रुग्ण जीवन शेष था, जिसमें अब सामंतवाद की शक्ति और अहंता छाया शेष हो चुकी थी। काम और अर्थ पर आश्रित केवल स्थूल भोग बुद्धि ही बच रही थी। इसलिए रीति कवियों का दृष्टिकोण बद्ध और संकुचित है। रीतिकाव्य का आधार फलक इतना सीमित है कि जीवन की अनेक रूपता के लिए उसमें स्थान ही नहीं है। उस पर अंकित जीवन चित्रण ही स्वभावतः एकांगी ही है, परंतु उसमें एक माधुर रमणीयता, मन को विश्राम देने का गुण अवश्य है। गौर निराश के उस युग में जीवन में किसी न किसी प्रकार से ये कवि रस संचार करते हैं, अतः कम से कम इसके लिए तत्कालीन समाज को उनका कृतज्ञ अवश्य होना चाहिए। बात करें रीतिकालीन धार्मिकता और भक्ति का स्वरूप के बारे, तो रीति युग की धार्मिकता और भक्ति भी रूढ़िबद्ध ही था। वास्तव में धर्म इस युग में आकर धर्माभास मात्र रह गया था। धर्म के उस स्वास्थ्य और नैतिक रूप का जो आत्मबल के द्वारा जीवन को धारण करता है, अभाव हो चुका था, परंतु विश्वास अभी ज्यों का त्यों बना ही हुआ था। ऐन्द्रिक प्रेम में आकंठ मग्न होकर भी ये कवि हरि राधिका की तन दुत्ती में अनुराग बनाए हुए थे। जैसे कहा गया कि तजि तीरथ हरि राधिका तन दुति कर अनुरागु, जेहि ब्रज केलु निकुंज मन पग पग हतु पर्यागु। वास्तव में यह भक्ति भी उनकी श्रृंगारिकता का ही एक अंग थी। जीवन की अतिशय रसिकता से जब ये लोग घबरा उठते होंगे, तो राधा कृष्ण का यही अनुराग उनके धर्म भीरु मन को आश्वासन देता होगा। इस प्रकार रीतिकालीन भक्ति एक और सामाजिक कवच और दूसरी ओर मानसिक शरण भूमि के रूप में इनकी रक्षा करती थी। तभी तो ये किसी न किसी तरह उसका आंचल पकड़े हुए थे। रीतिकाल का कोई भी कवि भक्ति भावना से हीन हो ही नहीं सकता था, क्योंकि भक्ति उसके लिए एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता थी। इसलिए रीतिकाल के सामाजिक जीवन और काव्य में भक्ति का आभास अनिवार्यतः वर्तमान है, और नायक नायिका के लिए बार बार हरि और राधिका शब्दों का प्रयोग किया गया है। रीति काव्य का रूप आकार, बात करें रीति काव्य का रूप आकार के बारे, तो रीति काल भाषा का अलंकृत काल है। भक्ति काल में तुलसी जैसी सूर जैसे कवियों के सशक्त हाथों में पढ़कर जो भाषा प्रौढ़ता के चरम रूपों को प्राप्त कर चुकी थी, वह रीतिकाल तक आते आते स्वभावतः अलंकरण की ओर झुकने लगी। उसकी शक्तियों का पूर्ण विकास तुलसी और सूर कर चुके थे। वह विराट, तीव्र, सूक्ष्म और तरल सभी प्रकार की अभिव्यक्ति में पूर्ण समर्थ थी। उसके लिए अब केवल दो विकास पक्ष थे, एक व्यवस्था, दूसरा अलंकरण। समय की रुचि और यथाश्रित काव्य प्रेरणा चूँकि अलंकरण के ही अनुकूल थी, निदान उससे अलंकरण ही में विशेषता प्राप्त की। अपने काव्य के रूप आकार को उन्होंने कई प्रकार से अलंकृत किया है। एक तो प्रत्यक्षता, शब्द और अर्थ के अलंकारों का प्रयोग करके, दूसरे भाषा की व्यंजनात्मक शक्ति और कहीं कहीं लक्षण का भी उपयोग करके, और तीसरे माधुर्य गुणोचित शब्दों का कोमल प्रवृत्ति का संयत्न प्रयोग करके। बात करें अलंकारों का प्रयोग, तो कविता और अलंकार का घनिष्ठ संबंध है। रीतिकाल के कवियों ने सचेत होकर और प्रायः यत्नपूर्वक अपनी वाणी को अलंकृत किया है, और उनके काव्य विषयक दृष्टिकोण को देखते हुए ऐसा सर्वथा स्वाभाविक भी था। कविता उनके लिए एक कला थी। व्यक्तित्व को अलंकृत
करने वाला श्रृंगार अथवा गोष्ठी मंडन थी। स्वभावतः अलंकरण उसका एक मौलिक तत्व था। दूसरे श्रृंगार और उसमें रसिकता एवं वस्तुगत दृष्टि का प्राधान्य होने के कारण रूप आकार की सजावट भी अनिवार्यता ही थी। इसके अतिरिक्त अलंकार संप्रदाय भी तो उस समय अत्यंत लोकप्रिय था। मोतीराम और देव जैसे रस सिद्ध कवियों को भी उसका प्रभाव व्यक्त रूप में स्वीकार करना पड़ा था। सिद्धांत रूप से तो इस युग में अर्थालंकार की प्रभुता इतनी अधिक थी कि शब्दालंकार की उपेक्षा से होने लगी, परंतु प्रयोग में सभी कवियों ने उनका सम्मान किया। वास्तव में दोनों प्रकार के अलंकार, शब्दालंकार और अर्थालंकार, जितना प्राचुर्य इस काव्य में मिलता है उतना अन्यत्र नहीं। रीति काव्य एक तरह से अलंकारों का समृद्ध कोश है, जिसमें बढ़िया से बढ़िया और घटिया से घटिया नमूने मिल सकते हैं। इन्होंने एक और अनुप्रास, यमक, श्लेष, प्रहलिका तथा चित्र आदि सभी से खिलवाड़ किया है और दूसरी ओर रूपक, अतिशयोक्ति आदि से अनूठे ठाट बांधे हैं। बात करें उपमानों और प्रतीकों का प्रयोग, तो मानना ही पड़ेगा कि जिस क्षेत्र से रीति कवियों ने अपनी अलंकारण सामग्री का चयन किया है वह अपेक्षाकृत संकुचित है। प्रकृति और भौतिक जीवन दोनों क्षेत्रों में उसकी गति सीमित थी। उन्होंने केवल उपभोग की दृष्टि से इनको देखा, अतएव उनके प्रतीक और उपमान प्राय विलास संबंध है। प्रकृति के क्षेत्र में ऋतु के उद्दीपन चंद्रमा, चांदनी, पूनम, नक्षत्र, मेघ, विद्युत, जमुना, बसंती, लता, गुल्म, कमल, चंपक, कुंद, चकोर, हंस, कोकिल, चक्रवाक, मयूर, खंजन, भ्रमर आदि ही उनके उपनाम और प्रतीक हैं। भौतिक जीवन में नागरिक विलास की वस्तुओं से ये आगे नहीं थे। मणि, मोती, कुंदन, दीपक, चंदन, धनसार, अंजन। इसके आगे कहते हैं कि आभूषण और कामदेव के धनुष, बाण आदि ही उनके प्रिय उपकरण रहे। बिहारी ने जल, चादर, किबलनुमा, फानुस, शीशमहल, ताप्ता जैसे नूतन उपमानों का प्रयोग करते हुए उनकी संख्या में वृद्धि की है, परंतु ये उपमान भी रीति मुक्त चाहे न हो, नागरिक विलास के उपकरण तो ही हैं ही। सारांश यह है कि रीतिकाल के उपमान प्रायः काम विलास के उद्दीपन अथवा उपकरण ही हैं और उनके प्रयोग में इस युग के कवियों ने नूतन संयोजनाएं प्रायः नहीं की, वरन परंपरा का ही अनुसरण अधिक किया है। रीतिकाल का दूसरा प्रयोग कौशल था, कोमल शब्द चयन। इन कवियों ने प्रयत्नपूर्वक सभी कठोर और श्रुतिकटु शब्दों का बहिष्कार किया है। यहाँ संयुक्ताक्षरों का प्रयोग अत्यंत विरल है। पद प्रायः असमस्त हैं। समास यदि आए भी हैं तो छोटे छोटे हैं और उनमें वर्ण, मैत्री और भाषा की प्रकृति का पूरा ध्यान रखा गया है। भाषा के प्रयोग में इन कवियों ने एक खास नाजुक मिजाजी बरती है। इनके काव्य में किसी भी ऐसे शब्द की गुंजाइश नहीं है जो माधुर्य गुण के अनुकूल न हो। ये तो थी बात रीतिकाल की, जो हम लोग देख रहे थे भाग 2 के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास। उसी के अंतर्गत हिंदी साहित्य के प्रमुख कालों में आदिकाल को देख चुके, भक्ति काल को देख चुके, ये रीतिकाल भी हम लोग का पूरा हो चुका। अब हम लोग बात करेंगे आधुनिक काल की। तो इसी वीडियो में आधुनिक काल को भी देखेंगे, जो कि पार्ट 3 है। इसके बाद पार्ट 4 में हम लोग MCQ इससे संबंधित लेकर जरूर आएंगे। चलिए बात करते हैं आधुनिक काल की। तो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के संपर्क और समन्वय का परिणाम है। इस काल के साहित्य में विलक्षण विविधता पाई जाती है। न केवल काव्य के अंतर्गत एक यथार्थवादी भौतिक दृष्टिकोण का विकास दिखाई देता है, वरन गद्य साहित्य के प्रादुर्भाव एवं विभिन्न रूपों में विकास के कारण ही साहित्य हमारे ऐहिक और यथार्थ जीवन का पूर्ण रूपेण वास्तविक प्रतिबिंब बनकर उतरा है। इस प्रकार हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में नव चेतना के दर्शन होते हैं और साहित्य का विविध मुखी विकास भी हुआ है, पर नूतन प्रवृत्तियों
का यह आविर्भाव किसी चमत्कारी घटना के समान एकाएक नहीं, बल्कि उसका बीज उपयुक्त परिस्थितियों से पोषण पाकर अंकुरित एवं पल्लवित हो इस रूप में दिख पड़ता है। अतः यहाँ संक्षेप में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, धार्मिक और साहित्यिक पृष्ठभूमि पर विचार करना आवश्यक है। प्रमुख प्रवृत्तियाँ और विशेषताएँ बात करें हम लोग अगर आधुनिक काल में प्रमुख प्रवृत्तियाँ और विशेषताएं की, तो उक्त परिस्थितियों में आधुनिक हिंदी साहित्य की सभी दिशाओं में स्वाभाविक ही परिवर्तन हुए हैं और हिंदी साहित्य की विविधमुखी उन्नति भी हुई थी तथा गद्य का विकास हो जाने से कहानी, उपन्यास, नाटक, समीक्षा, एकांकी, रेखाचित्र, जीवन चरित्र, रिपोर्टाज आदि सभी साहित्य रूपों का प्रचलन भी हुआ। सामान्यतः आधुनिक काल की विशेषताएं इस प्रकार दी जा सकती है। जैसे पहला, आधुनिक काल में गद्य के साथ ही पद्य का विकास भी हुआ, पर उससे गद्य के विकास में कोई अवरोध न आया। इससे पूर्व हमारे साहित्य का केवल काव्यांग ही विकसित हुआ था और अभी तक साहित्य पद का ही पर्यायवाची था, पर गद्य का आविर्भाव एवं विकास युग की विशेषताएं हैं। आधुनिक काल की इसी विशेषता को लक्ष्य कर आलोचक इसे गद्य काल भी कहते हैं। दूसरा है, इस काल में दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन भाषा संबंधी दृष्टिगोचर होता है और खड़ी बोली के विकास की दृष्टि से भी यह काल अपना विशेष महत्व रखता है। खड़ी बोली का क्षेत्र व्यापक होने के कारण उसमें अंग्रेजी और उर्दू का समावेश भी हुआ और खड़ी बोली के शब्द भंडार की समृद्धि पर विशेष रूप से ध्यान दिया। तीसरा है, आधुनिक काल की प्रमुख भावना राजनीतिक चेतना होने के कारण इस काल की प्रमुख विशेषता राष्ट्रीय भावना की है और हमारे कवियों ने गरीब, किसानों व मजदूरों की चर्चा की, विद्यार्थी समाज के उत्थान पर भी ध्यान दिया तथा नवयुवकों में देश भाषा का संचार भी किया। साथ ही हिंदू मुस्लिम ऐक्य की और कवियों का ध्यान गया और साहित्य में गांधी जी अहिंसात्मक राष्ट्र प्रेम का सिद्धांत भी प्रतिध्वनित हुआ तथा अंतर्राष्ट्रीयता का विश्व बंधुत्व के स्वर पर मुखरित थे। चौथा है, आधुनिक कालीन साहित्य में जनवादी विचारों की प्रधानता प्राप्त हुई है और वह जनवादी विचारों से समन्वित हो यथार्थ की भूमिका पर विकसित हो रही है। पांचवा है, आधुनिक काल में शैली परिवर्तन की विशेषता भी दिख पड़ती है और एक और तो गद्य शैली से विकसित होने से नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, समालोचना, गद्य काव्य, जीवन चरित्र आदि विधाएं विकसित हुई हैं तथा दूसरी ओर पद्य शैली में भी विविधमुखी परिवर्तन हुआ है। आधुनिक कविता में इतिवृत्तात्मकता के साथ साथ छायावादी, रहस्यवादी, प्रगतिवादी आदि काव्य शैलियाँ भी विकसित हुई हैं। छठा है, आधुनिक काल में श्रृंगार भावना का सुष्ट स्वरूप विकसित हुआ है और नारी वासना की मूर्ति न रहकर सौंदर्यशालिनी व शक्ति विद्यानी भी है। अतः हमारा आधुनिक साहित्य सौंदर्यानुभूति का साहित्य भी है। साथ ही अब पाप पुण्य की परिभाषा भी परिवर्तित हो गई है और साहित्य पर फ्रायड ने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की प्रधानता भी दिख पड़ती है। आगे है सातवां, आधुनिक काल में प्रकृति के विविध रूपों का चित्रण करने की और भी कवियों का ध्यान गया है और प्रकृति सौंदर्य के स्वतंत्र काव्य भी प्राप्त होते हैं। मानवीयकरण आदि सर्वथा नवीन प्रणालियों के विशद उदाहरण भी मिलते हैं। आधुनिक कालीन साहित्य में आठवां है, आधुनिक कालीन साहित्य में छायावाद, रहस्यवाद, अभिव्यंजनवाद, स्वच्छंदतावाद, पलायनवाद, हालावाद, प्रगतिवाद, प्रतीकवाद और प्रयोगवाद आदि विविध वादों की प्रधानता भी है। इतना ही नहीं, अब तो कवितावाद, नकेनवाद आदि सर्वथा नवीनवाद भी काव्य जगत में प्रचलित हो गए। उक्त विचारधाराओं के फलस्वरूप एक ओर तो बौद्धिक परिवर्तन हुआ तथा दूसरी ओर साहित्यकारों की संख्या भी बढ़ी। आगे है हमारे नौवां नंबर, हमारे आधुनिक साहित्य पर आंग्ल प्रभाव भी पड़ा है और यह प्रभाव अत्यंत व्यापक और
बहुमुखी है। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार होने से हमारा पाश्चात्य साहित्य से संपर्क भी स्थापित हुआ और गद्य के विविध रूपी विकास में पाश्चात्य साहित्य का अनुकरण भी हुआ है। साथ ही आधुनिक काल में जो विविध वाद दिख पड़ते हैं उन पर आंग्ल प्रभाव भी स्पष्ट है। आगे है, आधुनिक काल में विधवा विवाह, बुढ़ापा, विधि विडंबना, गोरछा, क्रोध, बातचीत, करुणा, ईर्ष्या, भिखारी, मिल का भोप्पू, किसान का घर, गुल्ली डंडा, गली, कुड़कड़ाहट, कुकुरमुत्ता, कूड़ा करकट, कुकुरमुत्ता, धोबी, धोबियों का नाच, रेल का इंजन आदि साधारण विषयों पर भी रचनाएं की गई हैं। और इसमें संदेह नहीं कि इस प्रकार की विषय व्यापकता व विषय विविधता इसके किसी भी अन्य काल के साहित्य में दृष्टिगोचर नहीं होती। इसमें यह स्पष्ट हो जाती है कि आधुनिक काल में हिंदी की बहुमुखी प्रगति हुई है। और यदि हम कहें कि आधुनिक काल का साहित्य माध्यमिक काल के साहित्य की अपेक्षा अधिक संपन्न व आशाजनक है तो कोई अतियुक्ति नहीं होगी। इस प्रकार हम लोग ये पार्ट 3 जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत जो भाग 2 में है और चैप्टर नंबर 2 यानी पार्ट 2 था इसका, हिंदी साहित्य के प्रमुख काल जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इस प्रकार सभी काल हम लोगों ने एक एक करके समाप्त कर दिया है। अब इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे MCQ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग देखेंगे उसको भी। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार अपने तैयारी को मूर्त रूप देकर मेहनत और लगन से एक शिक्षक बनने का प्रयास करते रहें और सफलता आपकी निश्चिंत ही होगी। ये शुभकामनाएं के साथ वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।